हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग 13 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड दिस इज माय 14th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 14वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग पेपर 2 इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। वो पेपर 2 इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे, अगर लगे कि आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर लाइक किया करें। एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। जो टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग की, ठीक है, वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो आपको यहाँ पे पांच पांच नहीं, 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से एजम्पशंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है, ठीक है। जो 4 assumptions आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या क्या है, एक बार रीड कर दे रही हूँ। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट will tend to remain constant or unchanged for the entire volume of production. अगला है variable cost remain constant per unit of output irrespective of the level of output. Next is there will not be any change in the pricing policy due to change in volume and competition, etc. Next is operating efficiency of the firm may increase or decrease. ठीक है। तो ये 4 आपको दिए गए हैं एजम्पशंस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एजम्पशंस ट्रू है, ठीक है, कौन सा मार्जिनल कॉस्टिंग का एजम्पशन है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वैसे ये क्वेश्चन बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। तो ये क्वेश्चन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उससे ये क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन है, ठीक। तो डिटेल के लिए तो आप मेरे चैनल पे जो वीडियो है वो देखिएगा, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा चलिए यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट है क्या, ये जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। तो देखिए मार्जिनल, मार्जिन मार्जिन मतलब वन, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड, ठीक है। कितनी कॉस्ट इनकर होती है अगर एक यूनिट और गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है। नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी वन यूनिट मोर गुड प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट इनकर होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग हमने पढ़ा था, सीवीपी एनालिसिस पढ़ा था, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा था, पीवी रेशियो पढ़ा था। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक। तो अभी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, इसमें 5 एजम्पशंस हैं। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग की, इसमें 5 एजम्पशंस हैं। और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से होता है प्रॉफिट प्लानिंग, सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आप मार्जिनल कॉस्टिंग से ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के 5 अजम्पशंस हैं, मैं पांचों अजम्पशन बता देती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला जो मार्जिनल कॉस्टिंग का अजम्पशन है दैट इज, वो रिलेटेड है फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या एज्यूम किया गया है कि फिक्स कॉस्ट जो है दैट रिमेन कांस्टेंट, वो क्या है, वो कांस्टेंट होती है। इट इज अनचेंज फॉर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो चेंज नहीं होती है, चाहे प्रोडक्शन कितना, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ा लो, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, ठीक है। तो ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन रिलेटेड है वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कहा गया है, क्या अजम्पशन लिया गया है कि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। एक यूनिट आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट
कांस्टेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी चाहे जितना प्रोडक्शन करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, खास बात है पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब तीसरा जो एजम्पशन है वो रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड है सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में जो सेग्रीगेशन है इससे रिलेटेड है। तो तीसरे एजम्पशन में क्या कहा गया है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है, इट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट में इन्हें सेग्रीगेट किया जा सकता है। ठीक है, ये तीसरा एजम्पशन है। चौथा एजम्पशन क्या कहता है, चौथा एजम्पशन कहता है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी, जो फर्म है उसकी प्राइसिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आता है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम या कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन या कह लीजिए वॉल्यूम और प्रोडक्शन में चेंज आए तो ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग पॉलिसी पे कोई चेंज नहीं आता। ये चौथा एजम्पशन है। पांचवा एजम्पशन और आखिरी एजम्पशन क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है या जो आउटपुट है, दिस इज द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट कितनी कीमत पर वो प्रोडक्ट बन रहा है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से या आउटपुट से। ठीक है, तो ये 5 एजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिसको मैंने डिटेल में अपने जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया है। ठीक है, ये 5 एजम्पशन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से एजम्पशन दिए गए हैं, तो देखिए ए क्या है, ए यही तो बात हो रही है। ए क्या है, ए कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, तो हाँ ये तो एजम्पशन है। दूसरा कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो हाँ ये भी एजम्पशन है। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई चेंज नहीं आता प्राइसिंग पॉलिसी पे, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन, तो हाँ ये भी एजम्पशन है। पर जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। डी पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में इंक्रीज या डिक्रीज, यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो फर्म की है ये बढ़ सकती है घट सकती है, तो ऐसा तो कोई एजम्पशन है ही नहीं। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या है, ए बी सी इज द एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, यानी इसमें से आंसर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी इज द एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक, समझ में आ गया, ऑप्शन सी इसमें आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जितने भी स्टेप है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स है इनका लॉजिकल सीक्वेंस आप बताइए। इसमें 5 स्टेप होते हैं, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं, तो उसका सीक्वेंस बताइए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, आपको इनका क्या बताना है, आपको इनका सीक्वेंस बताना है। ये ए बी सी डी ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन किससे है, ये क्वेश्चन भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजरियल जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़रूरी है। एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, एक स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, विच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, यानी कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, किस प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ठीक है, कितना उसमें खर्चा करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेने के लिए। तो वो डिसीजन ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं, देयर इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, एक तो उसी को कहा जाता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है जिसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप्स क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन। ठीक है, सबसे पहला इसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, किसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट घटता जा रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइनिंग ऑफ प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट घट रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम।
कि ऑर्गेनाइजेशन का हर फाइनेंशियल ईयर में अब जो प्रॉफिट आ रहा है, हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आ रहा है वो पिछले बार से घटता जा रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। अगला स्टेप जो होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, दैट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। अगला स्टेप है उद्देश्य क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो इस स्टेप में किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म। जो भी फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप में क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन। अगले स्टेप में क्या है? जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट घट रहा है तो इसका कारण क्या है, क्यों घट रहा है। तो शायद प्रॉफिट घट रहा है, उसका कारण एक हो सकता है कि मे बी प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ओल्ड फैशन हो गया है, ओल्ड टेक्नोलॉजी का हो गया है। ठीक है, और या फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वही है, तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है पॉसिबल सोल्यूशन, कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है डिक्लाइनिंग ऑफ प्रॉफिट, इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर चौथा स्टेप में क्या किया जाता है? सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अगले स्टेप में सिलेक्ट द बेस्ट सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अब इन सारे प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम जितनी सारी थी, ये सॉल्यूशन आपने जो भी आइडेंटिफाई किया, इनमें से जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट किया जाता है। कि प्रॉब्लम हमारी क्या है कि प्रॉफिट घटता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण अगर प्रोडक्ट आउटडेटेड है तो इसका फिर इसका प्रोडक्ट अगर आउटडेटेड हो रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको तीसरे स्टेप में वो दोनों आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी अब यूज करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना। और अगला चौथा स्टेप में क्या है? सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब इनमें से, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो बेस्ट सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, कि प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन कर रहा है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जो भी आपने फोर्थ स्टेप में जो भी बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट किया है उसे अब क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं। तो एक बार देख लें, यानी हमारा सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला क्या है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी डी। फिर उसके बाद क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव यानी ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद बताइए क्या है? आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन यानी ई। उसके बाद क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन यानी बी। एंड उसके बाद सी। ठीक, तो दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, यानी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहले डी, फिर ए, फिर ई, फिर बी, फिर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफन लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड पॉसिबली। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्राइस सीलिंग जो इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो है, एंड जिसमें बेसिकली होता क्या है, जिसमें होता है शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, जिसमें कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो पॉसिबली क्या हो सकता है। क्या वो ब्लैक मार्केटिंग है, क्या वो कमोडिटी ग्लट है, क्या वो इंक्रीज कंजप्शन है, क्या वो प्राइस मैनिपुलेशन है। तो इनमें से क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस सीलिंग जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो हो, जिसमें कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाए, तो वो क्या है। क्या वो ब्लैक मार्केटिंग है, कमोडिटी ग्लट है, ठीक है, या इंक्रीज कंजप्शन है, या प्राइस मैनिपुलेशन है, क्या है। तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जरा यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये जरा समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिमांड सप्लाई वगैरह पढ़ाया है। तो उसमें मैंने एक ग्राफ आपको बताया था। ये प्राइस हुआ, ये क्वांटिटी हुआ, ठीक है, कुछ हम डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बनाते थे। ठीक है, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइस, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस।
ठीक है, तो ये जो टर्म है ना इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वही है। जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है किसी भी कमोडिटी के लिए, जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड मैचेस विद द डिमांड फॉर गुड, देन दैट प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो पॉइंट पी है ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राइस सीलिंग जब बिलो हो इक्विलिब्रियम प्राइस से, और जिसमें क्या हो, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी हो, कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके चारों ही ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कौन सा है आंसर। अच्छा चलिए नीचे से शुरू करते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन से मैं शुरू करती हूँ, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन, चारों ही टर्म समझते हैं, देखते हैं कौन सा मैच करता है। ठीक है, पहला है प्राइस मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करना मतलब छेड़छाड़ करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना। तो प्राइस मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, प्राइस मैनिपुलेशन जनरली आपने स्टॉक एक्सचेंज के केसेस में सुना होगा कि मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, जो शेयर की प्राइसेस हैं, ठीक है, उनकी प्राइस या तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई या बहुत ज्यादा डिफ्लेट हो गई, तो प्राइस में क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, उससे छेड़छाड़ की गई, उसमें मैनिपुलेशन किया गया। तो प्राइस मैनिपुलेशन यही है कि किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस में इन्फ्लेशन, मतलब उसे इन्फ्लेट करना, बढ़ा देना या घटा देना फॉर पर्सनल बेनिफिट। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस, किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है पर्सनल यूज के लिए, जो इलीगल है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस मैनिपुलेशन, इसको कहा जाता है प्राइस मैनिपुलेशन। अगला क्या है, इंक्रीज कंजप्शन। तो यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन की तो बात ही नहीं हो रही, ये कैंसिल हो गया। अगला अगला क्या है, इंक्रीज कंजप्शन। इंक्रीज कंजप्शन का क्या मतलब है कि कंजप्शन बढ़ गया, यानी मोर स्पेंडिंग ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पर अब ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, यही तो है इंक्रीज कंजप्शन, यानी कंजप्शन बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज कंजप्शन। ठीक है, बट इसकी तो बात यहाँ पे कुछ ऐसी हो ही नहीं रही है, यानी ये भी आंसर नहीं है। अगला क्या है, कॉमोडिटी ग्लट। अगला क्या है, कॉमोडिटी ग्लट। तो ये जो ग्लट है शायद आपके लिए न्यू वर्ड हो। ग्लट का वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है, ग्लट मतलब होता है अबंडेंस, यानी जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या कह लीजिए हिंदी में कहते हैं भरमार। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लट। तो कॉमोडिटी ग्लट बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज करिए कोई कमोडिटी है, उसकी एक्सेस में सप्लाई कर दी जाए, ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए एज कंपेयर टू डिमांड, डिमांड के कंपेयर में कोई कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, एक्सेस में बढ़ा दी जाए, उसकी भरमार हो जाए, वो अबंडेंस में हो जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कमोडिटी ग्लट। ठीक, तो कमोडिटी ग्लट क्या है, एक्सेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। स्पेशली कैसे करेंगे एक्सेस में, जब उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है, एज कंपेयर टू द रिसोर्स अवेलेबल, जितने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उससे बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन कर दिया जाए, तो वो क्या है, कमोडिटी ग्लट। ठीक, यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है। तो यानी ये तीनों है नहीं, बी सी डी आंसर है नहीं, यानी ब्लैक मार्केटिंग होने की पूरी संभावना है। तो हम चलिए देख लेते हैं ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है। तो ब्लैक मार्केटिंग आप काफी हद तक जानते होंगे, सुना भी होगा। तो ब्लैक मार्केटिंग यानी वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो मार्केटिंग, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो टेक प्लेस, जो होता है आउटसाइड द गवर्नमेंट सेंक्शन चैनल, यानी जो गवर्नमेंट ने कुछ चैनल्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, उसके बाहर जिन चैनल के थ्रू जो ट्रेड होता है कुछ गुड्स का, ताकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल न रहे, ताकि गवर्नमेंट जो है उसकी प्राइस पे या टैक्स से रिलेटेड कोई कंट्रोल ना कर सके, तो वो सब किस में आता है, वो सब आता है ब्लैक मार्केटिंग में। ब्लैक मार्केटिंग में जनरली क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की अगर ब्लैक मार्केटिंग करनी है तो उसे स्टोर कर लिया जाता है, वेयर हाउसेज में उन्हें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, उन्हें स्टॉक कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, ताकि मार्केट में जब उसकी सप्लाई कम हो जाए तब फिर बाद में उसको बेचा जाएगा एट अ हायर प्राइस। तो वो क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, एंड ब्लैक मार्केटिंग इज इलीगल इन इंडिया, गवर्नमेंट से, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना रहे प्राइस पे, ठीक है, इसलिए किया जाता है। ठीक, और ब्लैक मार्केटिंग अभी आपने बहुत सुना होगा, कोरोना टाइम में क्या हो रहा था, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग ही तो हो रही थी। सिलेंडर्स अवेलेबल थे बट उनको स्टॉक कर लिया गया था, ठीक है, मार्केट में उसकी सप्लाई कम कर दी गई थी। फिर उसके बाद में जब सप्लाई कम हो गई तो बाद में उसे बहुत हैवी प्राइस पे दिया जा रहा था। तो वो क्या है, ये ब्लैक मार्केटर्स थे, और ये कंप्लीटली इलीगल है इंडिया में। तो कोरोना टाइम में जैसे ये सिलेंडर्स का हो रहा था, कुछ इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो दिस इज ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग में क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी,
ब्लैक मार्केटिंग में कमोडिटी स्टॉक कर ली जाती है वेयर हाउसेज में, जिससे मार्केट में क्या हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी हो जाती है, और जो प्राइस सीलिंग है वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। यानी पे यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन ए ब्लैक मार्केटिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। अच्छा, वीडियो को पॉज करने से पहले, वीडियो को रोकने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे ही जो सब्जेक्ट हैं ये देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट मैं ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है मार्च 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरे फर्स्ट चैनल और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज मुझे इसे लाइक जरूर किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। और अगर मेरे चैनल पे जो अवेलेबल वीडियोस हैं, उस पे जो नोट्स हैं, वो अगर चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।